ये क्या होने लगता है यार, कुछ तो डिस्टर्ब करता है साउंड ना। पर इस पे तो कॉल, हाँ जब कॉल आता है तब आता है ना ये साउंड तो। हाँ, इस पे तो कोई साउंड ही नहीं आ रहा है, इसको बंद कर दो। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप तो जीत गया। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। एक डेमोक्रेट से कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, तो ना दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन होगा भारत के लिए? क्योंकि भारत सिंपल सी बात है, हालांकि किसी का कुछ नहीं कह सकते, जिसकी आप उम्मीद लगाते हो कहानी बहुत उल्टी पड़ जाती है, पर स्वाभाविक सी बात है, कमला हैरिस होती तो भारत के लिए थोड़ा ज्यादा सुटेबल होता, पर ऐसा होता नहीं है कायदे से। क्योंकि आप उनको कितना भी भारतीय कह लें, वो दे आर अमेरिकन, तभी तो वहां के राष्ट्रपति बनने के लिए खड़े हुए हैं, और उनको भारत इतना प्यारा होता तो भारत से बाहर क्यों जाते। हाँ, मैं मतलब मेरा पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, मैं जो मैंने बहुत एनालाइज के बाद पाया वो ये पाया कि जो अपन खुश होते रहते हैं वो भारतीय है, वो भारतीय है, वो भारतीय, अरे उनको भारत का सिस्टम पसंद नहीं आ रहा तो वो पहले भारत से निकल लिए। वो कायदे से आपके सिस्टम का पार्ट ही नहीं बने हैं। हाँ, वो बात अलग होती है जो भारतीय हैं, जो अभी गए, जैसे कि अभी वो ट्विटर के जो बने थे, ट्विटर के हेड बने थे ना, नहीं नहीं नहीं, ट्विटर के यार पराग अग्रवाल थे क्या। हाँ, उनको मैं मान सकती हूँ कि हाँ, भारतीय की वो एक बड़ी वो हो सकती है उपलब्धि कि कोई भारतीय इंडिया में पढ़े, इंडिया में जॉब करे, और यहाँ से वो इतना अचीवमेंट पाले कि वो किसी इंटरनेशनल कंपनी में पहुंच जाए। पर जिनके ऑलरेडी पूर्वज पहुंच चुके हैं, मतलब जो बस नाम के भारतीय रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या लगता है, रियलिटी भी यही है कि ठीक है, सेंटिमेंट के तौर पर हम जोड़ लेते हैं अपने सेंटिमेंट कि हाँ वो भारतीय हैं, पर अगर वो इतने दिल से भारतीय होते तो यही होते ना, भारत में होते। हाँ, थोड़ा सा फायदा होता है डिप्लोमेटिकली कि अब वही वाली बात है, ऋषि सुनक भारत के दामाद, भारत के दामाद, पर कायदे से वो जिस देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी इंटीग्रिटी तो उनकी तरफ रहेगी ना, ईमानदारी भी तो वही है ना, मतलब ईमानदारी भी तो वही मानी जाएगी ना कि जो जिस देश का प्रधानमंत्री बना है पहले उस देश के साथ उस देश के हितों की पूर्ति करे। हाँ, बस इतना है कि अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट नहीं करते हैं। कुछ उल्टी सीधी खोपड़ी के लोग बैठ जाएं तो वो अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करते हैं, जैसे कि हाँ, कुछ भी कर देते हैं ये। जब ये पिछले टेन्योर में बने थे तो भी कभी किसी इंटरनेशनल यूनियन से बाहर हो गए, अमेरिका को बाहर कर दिया, कुछ भी बयान दे दिया, तो इनकी हरकतें थोड़ी सी अतरंगी होती है। ये है कि भारतीय कोई बनता है तो वो एटलीस्ट आपको अननेसेसरी परेशान नहीं करेगा। रही बात फायदे की, तो वो पहले अपने देश का फायदा देखेंगे, तभी फिर दूसरी चीजें होंगी। हाँ, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के एक इंटरव्यू में देखा था, उसने एक स्टेटमेंट ये बोला था कि जिस दिन भी मैं चुनाव जीत जाऊंगा ना, तो उस दिन मैं तानाशाही करूंगा, एक दिन तो परफॉर्म करूंगा। वो कर लेगा, वो अलग इंसान है, वो अलग ही व्यक्ति है। कुछ लोग होते हैं ना जिनका व्यक्तित्व ही अलग होता है, एकदम कहानी से हटके कैरेक्टर होते हैं, कुछ वो वैसे कैरेक्टर है। खैर, फिलहाल अपने को अपने से मतलब। हाँ, वो तो कई जगह होता रहता है आए दिन, कभी भी मान लीजिए गतिविधियां करनी है, नहीं नहीं परमानेंट तो लागू का नहीं रहता। हाँ, अब वो तो फिर कंडीशन ही अलग थी ना 371 वाली, अब तो 371 बिल्कुल लगेगा। ये तो पूरी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, और पहले भी ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। पहले भी आपकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे तो भारत सरकार के अंतर्गत ही थे, भले ही उसको विशेष दर्जा मिला हुआ था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा संचार, ये तो भारत सरकार के उसमें आता था ना। और ये तो वैसे भी विशेष अधिनियम है आतंकवाद की परिस्थितियों के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की परिस्थितियों के लिए, तब भी लगता था, अब भी लगेगा, हमेशा लगेगा। चलिए, तो कल अपना कहाँ तक हो गया था? 25 से लिखना बाकी था शायद, है ना? क्या नोट? हाँ, 25 तक कर लिया था ना, आर्टिकल 25 तक। हाँ, तो आर्टिकल 26, 27, 28, 29 करना है, पहले इसको अपन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद अपन इसका डिस्कशन करेंगे, है ना? आर्टिकल 25 हो गया था, इसके बाद अपन को करना है आर्टिकल 26 से। ठीक है, तो सुंदर बनाते हैं सर, मेरा हटाने का मन नहीं करता, इतनी सीधी लाइन सब हाँ, मुझे ऐसा लगता है जो चीज अच्छी लगती है उसकी तारीफ करनी चाहिए, इतनी बात।
है ना, सारे कलर होते हैं और बड़ा सुंदर सिस्टमेटिक सा बोर्ड दिखाई देता है, बड़ा प्यारा सा रंगीन सा, ऐसा लगता है किसी ने बहुत मन लगा के बनाया है। तो इसमें पर इसमें समय लगता होगा ना, कर लेते हैं सर, उनके आदत में होगा, मुझे तो घंटों लग जाए। सर इतना अच्छा लिखते तो हम भी इतना अच्छा लिखने लगे। सर को देख के हाँ वो फर्क तो पड़ता है। भारत का जो सर है ना, तो मतलब जो मुंडी बना था वो हमेशा ही बकरी से वो कर लिया आपकी सच्ची। अरे मेरी ऑब्वियसली उनकी सर का तो परफेक्शन दिखाई दे ही रहा है यहाँ पे। चलो बकरी की मुंडी, चलिए आपकी सफाई थी ना, सर की सफाई वो धीरे धीरे आती है, प्रैक्टिस करते करते। मेरी तो अच्छी लिखती है ना। चलो लिख लें आगे, फिर इसके बाद बाकी बातें डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल 25 हो गया, आर्टिकल 26 लिखे इसमें, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। हम 25 जो पर लिखा है तो उसके बाद सीधे 26। हाँ तो 25 में 26 से आएगा ना, कंफ्यूज हो रही है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 क्या कह रहा था? 25 क्या कह रहा था? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण से मतलब किस चीज से था? 3 शब्द लिखवाए थे, कौन कौन से? क्या 3 शब्द थे? हाँ, मानना, आचरण करना, तीसरा उसका प्रचार करना। अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब किसी भी नागरिक को अपना धर्म को मानने की, उसका पालन करने की, मतलब आचरण करने की और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। वो प्रबंधन कैसे होगा तो लिखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहला नंबर 1, इसके अंतर्गत डैश करके नेक्स्ट लाइन से नंबर 1 लिख लीजिए। धार्मिक संप्रदायों को अपनी संस्थाओं की स्थापना करने, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने और पोषण करने का अधिकार होगा। करने और पोषण करने का अधिकार होगा। दूसरा, अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होगा। अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होगा। तीसरा, संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व तथा प्रबंधन का अधिकार होगा। क्या? स्वामित्व। इनको अभी हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेंगे। क्या हुआ? अगला लिखिए, अनुच्छेद 27। हाँ, अनुच्छेद 27 ये कहता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से छूट, अभिवृद्धि के लिए करों से छूट।
इसके अंतर्गत डैश करके नंबर 1, धार्मिक आय से कर लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए, धार्मिक आय से कर या टैक्स लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरा, बंद है क्या? हाँ, नेक्स्ट, धर्म की अभिवृद्धि के नाम पर, धर्म की अभिवृद्धि के नाम पर कर नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, करों से प्राप्त आय, करों से, टैक्स से प्राप्त आय का उपयोग किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, विशेष सुविधाएं, सुरक्षा देने के लिए शुल्क यानी फीस, फी जिसको कहते हैं, शुल्क लगाए जा सकते हैं। शुल्क, फीस लगाए जा सकते हैं। ठीक, चलो अगला और लिख लो, फिर एक साथ समझ लेंगे पूरा। धार्मिक पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा ना, आखिरी और बच रहा है, पहले उसको और लिख लो। अनुच्छेद 28, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में, एक सेकेंड ना, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त तथा वित्तीय सहायता प्राप्त, ऐसा लिखिए, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त तथा वित्तीय सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षण संस्था में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसी में पैरा चेंज, पॉइंट चेंज करके लिखिए, किंतु धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किंतु किसी ट्रस्ट के तहत स्थापित, किसी ट्रस्ट के तहत स्थापित संस्था को छूट प्राप्त है। ठीक है, लिख लिया? चलिए, क्या हुआ? क्या नहीं मिल रहा मुझे, बताओ। बैटरी। बेसिकली ये आर्टिकल 25 से लेके 28 तक पूरा क्या डिस्क्राइब कर रहा है आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से नंबर का अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकारों में? चौथा, है ना, चौथे नंबर का अधिकार। और इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है इन आर्टिकल के माध्यम से। सबसे पहला 25 तो अपन ने कल समझ लिया कि भाई अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, जिसको जो धर्म मानना है वो मान सकता है, उसके हिसाब से आचरण कर सकता है और उसके हिसाब से प्रचार कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है।
दूसरा आर्टिकल क्या कहता है, नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 26, वो कहता है कि धार्मिक कार्यों का भी प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। पहले ने तो सिर्फ क्या कहा था, आपके और हमारी नागरिकों की बात की थी कि अपना मान लो, विचार कर लो, आचरण कर लो, प्रचार कर लो। दूसरा क्या कह रहा है, प्रबंधन की स्वतंत्रता, कि मान लीजिए हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है, मुस्लिम धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति, ईसाई धर्म से संबंधित व्यक्ति है, तो वो अपनी संस्थाओं की भी स्थापना कर सकता है और उनका भरण पोषण भी कर सकता है। मतलब आपको धर्म की स्वतंत्रता सिर्फ इतनी नहीं है कि सिर्फ आपके घरों तक सीमित है। जैसे अमेरिका वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें राज्य को कोई मतलब नहीं है। अपन ने पंथ निरपेक्षता में पढ़ा था कि धर्म आपका निजी विषय है, आप अपने उसको निजी विषय तक रखिए, राज्य को इससे कोई मतलब नहीं है। भारत के सेंस में अपन ने एक शब्द पढ़ा था, सर्वधर्म समभाव। यहाँ पे सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया गया है। ये विचार हमने कहाँ डाला था, प्रस्तावना में। वहां तो सिर्फ एक विचार था प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता का, उसको लागू कैसे किया है उन्होंने, इन तरीकों से। तो क्या कह रहे हैं कि धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट, प्रबंधन करने की भी स्वतंत्रता है, ना सिर्फ मानने की बल्कि मैनेजमेंट की। वो कैसे होगी, तो आप अपनी संस्थाओं की भी स्थापना कर सकते हैं, उनका भरण पोषण भी कर सकते हैं, अपने कार्यों का अपने हिसाब से मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। सरकार उसमें कोई दखल नहीं देगी कि आपने ऐसा क्यों किया या वैसा क्यों किया। और अगली चीज क्या, अपनी संपत्ति के अर्जन का भी अधिकार होगा, उसके स्वामित्व का भी अधिकार होगा और उसके प्रबंधन का भी अधिकार होगा। क्योंकि आपने देखा होगा मंदिरों की बहुत सारी एकड़ों जमीन रहती है, उस जमीन पे खेती होती है या वो जो भी तरीकों से आप उसमें अर्जन कर रहे हो, वो उसके मंदिर की संपत्ति के तहत आती है। आपने पता नहीं ध्यान दिया या नहीं, अगर आप ध्यान देना कभी, आपके गांव में जो मंदिर होंगे बड़े फेमस, छोटी मढ़िया की बात अलग है, पर जो बड़े फेमस मंदिर होंगे, आप किसी से पूछना, उसके आसपास के जो खेत होंगे वो उसी मंदिर ट्रस्ट में आते होंगे। उस पे जो भी खेती होती होगी उसका पैसा उस मंदिर को जाता होगा। तो बेसिकली संपत्ति के अर्जन का भी अधिकार है, उसके स्वामित्व का भी अधिकार है। ये नहीं कहा जाएगा कि यार वो मंदिर तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसका जो टैक्स है वो कौन लेगी, सरकार लेगी, डीएम कलेक्टर है, एसडीएम लेंगे, तहसीलदार लेगा, नहीं। वो उसी की अपनी संपत्ति है, उसको अर्जन का भी अधिकार है, उसके स्वामित्व का भी अधिकार है, मतलब मालिकाना हक भी उसी का रहेगा। ये नहीं कि उस क्षेत्र के तहसीलदार के या डीएम के अधीन हो जाए। और उसका मैनेजमेंट भी करने का अधिकार उसका खुद का होगा। तो ये अधिकार भी किसमें मिला हुआ है, आर्टिकल 26 में। इसलिए बड़े बड़े मंदिरों की भी अपने पूरे ट्रस्ट होते हैं, उनके अपने मैनेजमेंट के सिस्टम होते हैं। तो वो अधिकार उनको कहाँ से मिलता है, इसी आर्टिकल 26 के तहत मिलता है। अगला है क्या, आर्टिकल 27 की भाई ये सब जो काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो फिर टैक्स का क्या होगा, क्योंकि अगर पैसा कमा रहे हो तो टैक्स तो देना पड़ेगा। आयकर लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, तमाम तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। तो आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए क्या दिया जाएगा, करों से छूट। अब ये छूट कैसी होगी, इन 3-4 पॉइंट में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि धर्म से होने वाली जो आय है, पहली चीज वो क्या होगी, टैक्स फ्री होगी, उस पर टैक्स लिया ही नहीं जाएगा। सारी चीजें एकदम से सेम सेम लगती हैं, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। पहली चीज क्या कह रही है, धर्म से होने वाली आय टैक्स फ्री, उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरी चीज क्या कह रही है, अभिवृद्धि के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा। मतलब जो नॉर्मल सरकार टैक्स लेती है, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे कई बार सेस लगा देती है, नॉर्मली टैक्स तो लगते ही हैं, पर कई बार किसी विशेष कार्य के लिए भी टैक्स लगा दिए जाते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था तो पेट्रोल पे 5%, 10% कितना वो सेस लगाया गया था, सरचार्ज लगाया गया था, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है कुछ कार्यक्रमों में अगर कभी विशेष जरूरत है तो। पर कभी भी किसी धर्म की वृद्धि के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मतलब मान लीजिए महाकाल लोक बन रहा है, करोड़ों से उसमें वो आ रहा है, तो पता चला टोल टैक्स एक्स्ट्रा लगा दिया कि या वहां पे आने वालों के ऊपर या वहां रहने वालों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया कि भाई ये महाकाल लोक के निर्माण के नाम पे टैक्स लिया जा रहा है, तो ऐसा सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है। तो दूसरी चीज समझ में आई, पहली ने कहा कि जो हमने संपत्ति कमाई है, हमने मतलब धार्मिक संस्थाओं ने, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री होगी। दूसरी बात, सरकार किसी भी धर्म की वृद्धि के नाम पे टैक्स नहीं लेगी। जरूरी नहीं है हिंदू हो, मुस्लिम, ईसाई, किसी भी उस, मान लीजिए कि भाई हज यात्रा के नाम पे टैक्स लग जाए, भले ही मुस्लिमों से लिया जाए, पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं कर सकती है सरकार। ठीक। तीसरी चीज क्या, टैक्स से मिलने वाली जो मनी होती है, टैक्स पेयर्स मनी, जिसको आप शिक्षा के विकास पे, सड़कों पे, सारा काम टैक्स पेयर मनी से होता है, तो उस टैक्स पेयर मनी का यूज धर्म के लिए नहीं किया जाएगा। तो ये तीनों बातों में अंतर समझ में आया। ये कह रहा है धर्म से जो आय हुई है वो टैक्स फ्री रहेगी। क्लियर। दूसरी बात क्या कह रही है, सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगी जो धर्म के नाम पे लिया जा रहा होगा। तीसरी चीज क्या कह रही है, जो नॉर्मल टैक्स सरकार के पास होता है, जिसको वो खर्च करती है टैक्स पेयर मनी को, उसको किसी भी रिलीजन के नाम पे खर्च नहीं करेगी। अगली बात क्या कह रही है
वो ये कह रही है कि हाँ, पर मंदिर प्रशासन अगर आपको एक्स्ट्रा सुविधाएं प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, खर्चा लगता है, तो उसके लिए वो फीस लगा सकते हैं, शुल्क लगा सकते हैं, प्रशासन के द्वारा भी शुल्क लगाए जा सकते हैं। आपने एक दिन प्रश्न पूछा था, मैंने कहा था आने दो आर्टिकल 27 धार्मिक स्वतंत्रता, आपने महाकाल वाला प्रश्न पूछा था कि उसमें वीआईपी के लिए फिर अलग से क्यों लगता है, तो समझ में आया, दर्शन की फीस लगती है। अब लोग उसमें एक तर्क निकालते हैं कि अरे भाई वीआईपी को मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा, तो वीआईपी को यहाँ पे पैदाइशी कोटा तो है नहीं, 250 रुपए देके तुम वीआईपी बन जाओ, और अगर तुम कह रहे हो हमको 250 रुपए नहीं देना है तो लग जाओ नॉर्मल लाइन में, वो तो आपको एक विशेष सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अब वो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, आपको जल्दी भी है दर्शन करने की, तो कोई आपसे 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हो, 20,000 मांगे जा रहे हैं, नहीं, 250 रुपए की एक नॉमिनल फीस ली जा रही है कि आपको हम ज्यादा सुविधा प्रदान कर रहे हैं, अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो जबरदस्ती तो है नहीं, आप जाओ और लग जाओ। जैसे अभी पिछले बार कुछ विवाद उठा था, वो एक महिला घुस गई थी बैरिकेड लांग के कि वीआईपीओ के लिए इतनी सुविधा क्यों, अरे भाई वीआईपी यहाँ पे, और ये वाला वीआईपी वैसा वीआईपी नहीं है ना भाई कि तुम पैदाइशी वीआईपी हो, 250 रुपए दो, वीआईपी टिकट ले लो, वीआईपी टिकट कितने की आती है, 250 रुपए की आती है, और नहीं देना है तो फिर शांति से लाइन में लगो, जैसी व्यवस्था होगी। हाँ, सिंपल सी बात है। तो ये फीस लिए जा सकते हैं, टैक्स नहीं लिए जा सकते हैं, ये चीज कहता है क्या, आर्टिकल 27। और आर्टिकल 28 क्या कहता है, आर्टिकल 28 ये कहता है कि कोई भी शिक्षण संस्था मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर वो सरकार से मान्यता प्राप्त है या फिर वो सरकार से वित्तीय सहायता लेता है, हालांकि जो मान्यता प्राप्त होते हैं वही वित्तीय सहायता लेते हैं, पर फिर भी स्पेसिफाई कर दिया गया है कि किसी ने भी सरकार से फंडिंग हेल्प ली है, मान्यता प्राप्त की है, तो वहां पर कभी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पर छूट किसको दी गई है, जो ट्रस्ट के तहत स्थापित है। फॉर एग्जाम्पल सरस्वती शिशु मंदिर, हम सब पढ़े हैं, हम सब मतलब जो भी पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां पे हर धार्मिक त्योहार मनाया जाता था, पर कभी भी सरकारी स्कूल में नहीं देखा होगा, क्योंकि वो अपने आप में ट्रस्ट के तहत स्थापित है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का ट्रस्ट है, उसके तहत चलते हैं वो। या बहुत सारी मॉन्टेसरीज चलती हैं, ईसाइयों के वो ट्रस्ट के तहत स्कूल चलते हैं, क्रिश्चियन स्कूल चलते हैं, है ना, उसमें उनकी वो प्रेयर्स वगैरह करना वो सब करवाई जाती है। तो बेसिकली छूट किसको है, जो किसी ट्रस्ट के तहत स्थापित है, भाई उनका अपना फंडिंग सिस्टम है, उनने अपनी व्यवस्था की हुई है, तो वहां पर देना अलग चीज है, पर नॉर्मली धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मदरसों में दी जाती है, वो एक अलग सिस्टम है। तो छूट किसको प्राप्त है, जो अलग से ट्रस्ट के तहत स्थापित संस्थाएं हैं उनको। तो इस तरह से मौलिक अधिकार है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है? हाँ, तो लिख लिया करो, एक पेज अलग से रखा करो या पीछे का पेज रखा करो जिसमें लिख लिया करो। मेरी कॉपीज में हमेशा 2 कॉलम चलते थे, या तो अगर रफ टाइप की है तो उसी पेज पे 2 कॉलम होते थे, फेयर टाइप की है तो पीछे एक कॉलम होता था गूगल का, एक कॉलम होता था क्वेश्चन, मतलब ऊपर हेडिंग डाल देती थी मैं गूगल और क्वेश्चन। कोई बात टीचर ने बोली और जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी पर मुझे नहीं पता वो क्या है, तो मैं वो गूगल वाले कॉलम में लिख लेती थी, क्योंकि भूल जाते हैं ना घर जाके, मैंने अभी कोई शब्द बोला आपको घर जाते तक याद नहीं रहेगा, और कुछ ऐसा है कि नहीं गूगल जिसका समाधान नहीं कर पाएगा, वो डाउट उससे रिलेटेड है, तो उसको मैं क्वेश्चन वाले सेगमेंट में लिख लेती थी। क्योंकि क्या होता है, अगर क्वेश्चन दिमाग में रहता है ना, तो टीचर उस समय जो बता रहा है वहां से अपना दिमाग हट जाता है, क्योंकि हमको याद रखना है क्वेश्चन, हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन रिपीट होता रहेगा, उतनी देर में टीचर ने जो बोला वो सब निकल गया। लिख लेने से अपन निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ ठीक है लिखा हुआ है, और मैक्सिमम केस में मैंने पाया है 80 to 90% केस में कि थोड़ी देर बाद उस समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली हो जाता है, नहीं होता तो फिर बाद में अपन ने पूछ लिया, तो उसका तरीका रहता है लिख लिया करो। अब देखो इतनी सारी मैं बात बता रही थी, इसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्वेश्चन। हाँ बताओ। रास्ते में मंदिर बन जाते हैं, हाँ, बहुत सारे एक्सीडेंट उसके कारण होते हैं। मंदिर बनने के कारण कब एक्सीडेंट होते हैं? मंदिर के कारण बीच में मंदिर बन रहा है, हाँ ये सड़क बनी हुई है, हाँ और बीच में मंदिर है, हाँ, पर मुझे हटाते भी नहीं, और दिक्कत ये कि तो ऐसे कैसे आसानी से हटाए जा सकते हैं? मंदिर हटाना कोई एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। अभी यहाँ पे भभरकुआ पर वो बन रहा है, अगर मान लीजिए उस मंदिर के कारण ये यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो पाता तो वो मंदिर हटाया जाता, और पहले प्रस्ताव आया भी था इस चीज को लेके, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो आपको याद होगा, जब यहाँ पे काम चलना शुरू हुआ था उसके पहले बहुत आता था कि भंवरकुआ का मंदिर हटाया जाएगा ये वो, फिर लोगों ने विरोध किया। मंदिर हटाना सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, पर मान लो वो मुद्दा ऐसा हो जाए कि नहीं अब उसके बिना काम नहीं चल रहा, फिर तो हटाया ही जाता, सबको मनाया जाता। बट सरकार ने देखा, प्रशासन ने देखा कि अच्छा उस हिस्से को छोड़कर भी काम चल सकता है,
इंजीनियर्स ने चेक किया कि नहीं, हाँ बीच का कोई रास्ता हो सकता है कि मंदिर हटाए बिना भी काम हो सकता है, तो हो रहा है। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाती कि नहीं यार, फ्लाईओवर के लिए मंदिर को हटाना ही पड़ेगा, तब फिर अगली प्रक्रिया होती, प्रशासन लोगों से बातचीत करता, मनाता और फिर उसके बाद करता, क्योंकि ये चीजें हिटलर स्टाइल में नहीं की जा सकती ना कि आए और मंदिर हटा दिया। मंदिर सेंटिमेंट से जुड़ी हुई चीज होती है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि मंदिर के नाम पे विकास नहीं होगा। बैठा है ना प्रशासन उसके लिए, देखा कितने दिनों तक न्यूज़पेपर में आता था कि मंदिर को हटाया जाएगा, वहां पीछे तक्षशिला में वहां पे शिफ्ट किया जाएगा, फिर कंडीशन वैसी हुई तो नहीं हुआ। कुल मिला के उसके बिना काम चल गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी मंदिर बनाना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो मैम जैसे कि बीच रास्ते में मंदिर है, उसके कारण ना तो हम रात में ट्रैफिक बहुत होता है। हाँ, तो वो तो प्रशासन का मुद्दा है ना, उसका संविधान से क्या संबंध है? वो तो एक प्रशासनिक मुद्दा है। मान लीजिए आपके क्षेत्र में कहीं पर ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार वहां का प्रशासन है, वो उसका बाइफरकेट करके रोड बनाएगा, कुछ करेगा, हटाने जैसी सिचुएशन होगी, सच में डिस्टर्बिंग वाला होगा तो होगा। उसका बेटा इससे संविधान से और इन पूरे आर्टिकल से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो ट्रैफिक जाम से दिक्कत है तो वो तो प्रशासन का मुद्दा है ना, उसका मौलिक अधिकारों से क्या है, मैं ये समझना चाह रही हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं? धर्म से रिलेटेड है, और यदि हमने उसको हटाया तो मैम इतने लोगों की आस्था तो उससे हाँ, तो क्यों हटाएंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ वो अपनी बात कर रही है एक्चुअली, उसको यहाँ के धार्मिक अधिकार से, मौलिक अधिकार से उसको कोई मतलब नहीं है। जो मुद्दा चल रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसको इससे मतलब है कि उसके परदेसीपुरा में कहीं पे भीड़ ज्यादा है और वहां पे रास्ते में एक मंदिर है। हाँ, तो वहां पे जाके शिकायत कर दो और उनको बता दो कि भैया ऐसा ऐसा है, हो रहा है, चिट्ठी छोड़ दो, जन सुनवाई में चले जाओ। उसके लिए मौलिक अधिकारों को परेशान मत करो। मौलिक अधिकार अलग कहानी चल रही है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? यहाँ पर आप एक प्रश्न लिखकर देखेंगे, वो आपका इसमें से 2 मार्कर के लायक कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे एक 7 मार्कर बन सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को समझाइए, सिंपल। ठीक है, 7 मार्कर में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को समझाइए या व्याख्या कीजिए, किसी भी भाषा में आ सकता है, आप तो सिंपल लिख के देख लेना। ट्रस्ट है तो दे सकते हैं, ट्रस्ट को ही तो छूट है। हाँ, छूट तो उसी को दी गई ना अगर ट्रस्ट के तहत स्थापित संस्था है तो। ट्रस्ट तो आपका ट्रस्ट है भाई। और जैसे मान लीजिए आरएसएस एक हिंदू संगठन है, उनने अपना स्कूल चलाया, तो वो जब संगठन ही उसको फंडिंग कर रहा है तो उसको अधिकार है। क्रिश्चियन स्कूल है, जब क्रिश्चियन उनका खुद का ही ट्रस्ट उसको फंडिंग कर रहा है तो बिल्कुल उसको अधिकार है। पर सरकार के तहत अगर स्थापित है, सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला संस्थान है, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि भारत में क्या अपनाई गई है? पंथ निरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव। अब सर्वधर्म समभाव में हाँ कुछ वो ऐसे हो सकते हैं, कुछ त्योहार ऐसे हो सकते हैं कि जैसे होता ना एक्टिविटीज के नाम पर, तो वो उसमें ये थोड़ी ना है कि सिर्फ हिंदुओं के किए जाएंगे। क्रिसमस आएगा तो क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया जाएगा, ईद आएगा तो ईद के नाम पे भी प्रोग्राम्स होंगे, जो कि होते हैं ना स्कूल में, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं। तो वो क्या है? सर्वधर्म संभाव पर आधारित है। उसमें ये तो नहीं है ना कि किसी विशेष धर्म का मानेंगे पर बाकी धर्म का नहीं मानेंगे, वो नहीं होता है। क्या? क्योंकि वो ट्रस्ट के तहत स्थापित है ना, ट्रस्ट के तहत। और कल्चरल एक्टिविटीज होती है, बिल्कुल होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि छूट किसको है? अपवाद। तो ऐसा क्रिश्चियन स्कूल्स में भी होता है, आप क्रिश्चियन कॉन्वेंट्स में जाकर देखिए, उनमें उनका वो मानते हैं, क्योंकि उनको छूट है भाई। और सिंपल सी बात है, उनने पैसा लगाया है, फंड उनने किया है, मैनेजमेंट उनका अपना है और उनको अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 28 से, तो बिल्कुल किया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल है जो अब चल रहे हैं, और इतने तमाम प्राइवेट स्कूल हैं। अब प्राइवेट स्कूल मान्यता प्राप्त होते हैं सरकार से। अब उसमें कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं ऑटोनोमस काइंड ऑफ, जिनको वित्तीय सहायता मिल रही होती है, सरकार से फंडिंग मिल रही होती है। कुछ ऐसे होते हैं कंप्लीटली कोई ट्रस्ट चला रहा होता है उनको, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर, उनको आरएसएस के द्वारा संचालित किया जाता है। क्रिश्चियन स्कूल, सेंट टेरेसा और तमाम ऐसे होते हैं, वो उनके अपने क्रिश्चियन। हाँ, सेमी गवर्नमेंट तो फिर उसमें ही जाएंगे ना, सरकार के द्वारा मान्यता और वित्तीय सहायता प्राप्त। सेमी है मतलब सरकार इन्वॉल्व है ना, तो सरकार तो इन्वॉल्व है ना, सिंपल सी बात है। सरकार अगर इन्वॉल्व है, अगर सिंपल सी बात है, इसको नॉर्मल समझ के देखो यार। सरकार मतलब क्या, कोई एक आदमी है क्या? नहीं, राज्य है जिसमें सारे टैक्स पेयर हैं, सभी धर्म, सभी कास्ट, सभी वर्ग, सब लोग उसमें शामिल हैं। तो उस जब वो पैसा सबसे लिया गया है तो खर्च भी तो सब पे ही होगा ना। तो सरकारी स्कूल थोड़ी ना ऐसा कोई प्रावधान कर सकता है, पर तुम अपना प्राइवेट खोले हो, तुम्हारी अपनी फंडिंग व्यवस्था है तो करो।
तो वही तो हो गई ना भाई बात, वो उनके अपने पर्सनल वो हैं, और जहां पर उनकी तो उसके लिए फिर पूरी व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए फिर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं गवर्नमेंट फंडिंग की, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है मिक्स। कहाँ कंफ्यूज होते हो आप? मैं एक दिन आपको बोलने वाली थी, पता है, जब अभी कौन सा वाला आर्टिकल चल रहा था, कि ऐसे अननेसेसरी कंफ्यूज होके ही इंसान अपना गवाड़ा कर लेता है, बिल्कुल नहीं उलझना है। किसमें? नहीं नहीं, आपने पूछा नहीं था शायद, आप पूछने वाले थे, मैंने मना कर दिया था। पूछने वाले थे। कई बार हम लोग ना अननेसेसरी इतना उलझ जाते हैं चीजों में ना, कि फिर जबरदस्ती की समस्याएं हमारा दिमाग खुद पैदा करने लगता है। अरे सिंपल सी बात है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में हमने विचार दिया पंथ निरपेक्षता का, और हमने उसको अधिकार बनाया। अब क्रियान्वयन हमने उसका कैसे किया, तो हमने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। अब उसमें इतना क्यों उलझना है? ना तो आपसे कभी, हाँ ये एग्जैक्टली आपके साथ प्रॉब्लम यही हो रही है कि वो पुराने जो पैचवर्क हैं अधूरे अधूरे से, तो वो आपको डिस्टर्ब करते हैं बीच में, वो नई स्लेट, खाली स्लेट पे चीजें नहीं जम पाती हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे तो बहुत चीजें उलझ जाएंगी। और आपने पाया होगा मैक्सिमम ये इत्तेफाक नहीं है, आप सोच के देखो, आपने मैक्सिमम पाया होगा जो थोड़े से एवरेज बच्चे रहे होते हैं स्कूल्स में, ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, और बहुत उसके बाद बोल रही हूँ, जनरली मैं ऐसी बातें बोलती नहीं हूँ, पर मैंने ऐसा पाया है जो बच्चे स्कूल में बड़े एवरेज टाइप के रहे होते हैं, वो ये सिविल सर्विसेज में बड़े जल्दी निकल लेते हैं, और जो बहुत टॉपर किस्म के रहे होते हैं वो अक्सर रह जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, एकाध केस अपवाद हो सकता है, मैक्सिमम केस आप पाओगे, आप अपने आसपास देखोगे कोई भैया दीदी जिनकी बहुत अच्छी वो थी, तैयारी थी, अक्सर उनके प्रीलिम्स नहीं हो पाते जबकि उनको नॉलेज पूरा है। कारण क्या है? वो सिली मिस्टेक्स जो होती है ना, ज्यादा हो जाती है प्रीलिम्स वगैरह के टाइम पे। नॉलेज उनमें इतना है कि मेंस लिखने बैठ जाए तो टॉप कर दे, पर दिक्कत कहाँ बन जा रही है? प्री नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? वो एक्स्ट्रा दिमाग, ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, वैसा है तो वैसा होगा, कहीं ये तो नहीं, वो जो जादुई दिमाग चलता है ना हमारा एंड टाइम पे प्रीलिम्स में, वो सिंपल प्रश्न पूछता है तो दिमाग कहता है नहीं यार इतना आसान कैसे पूछेगा ये, पक्का इसमें कुछ खुरापात होगी, जबकि खुरापात थी नहीं, सिंपल प्रश्न था, सिंपल टिक करते आ जाते, काम बन जाता। और ये होता है, ये शुरुआती टाइम पे जब मेरा जो पहला प्रीलिम्स दिया था यूपीएससी का, तब ये गलती मेरे साथ हुई थी, बहुत हुई थी, हर चीज में अपना दिमाग चलाने वाली जो कंडीशन है। फिर मैंने धीरे धीरे पाया, अपने इस पर बहुत काम किया। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अब वो प्रॉब्लम को या तो हम प्राउडली लेके बैठे रहे कि हाँ हाँ हमारे साथ प्रॉब्लम है, नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। अब आप कहो कि नहीं अब वो तो हमारी आदत है, कुछ नहीं हो सकता, चेंज करनी पड़ती है, मैंने खुद ने की है। 2019 में जब प्रीलिम्स देने के लिए मैं इधर पर आई थी, मेरे प्रीलिम्स के पेपर में मात्र 30 से 35 क्वेश्चन सही होते थे, मात्र 30 से 35। नवंबर में नोटिफिकेशन आया था, 12 जनवरी को पेपर था, और दिसंबर में मेरी हालत थी कि 35 से नंबर मेरे पहुंचे थे 45 पे। और फिर मैंने जब बैठ के एनालाइज किया खुद को, तो हाँ उन चीजों के लिए तो मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि एमपी मेरा उस समय पे तो नहीं था बहुत प्रिपेयर, तो मैंने चलो उसको तो उसमें छोड़ दिया था कि इसको तो मैं कर लूंगी। मैंने उस 35-45 में से वो क्वेश्चन ढूंढने शुरू किए कि भाई मेरे से जो ऑलरेडी आते थे वो क्यों गलत हुए। वो इसलिए गलत हुए क्योंकि बुद्धि कौन सी हो चुकी थी? यूपीएससी वाली, हर चीज में खुरापात ढूंढने की, ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा। यूपीएससी थोड़े ट्विस्टेड भाषा में पूछता है, और यहाँ पे पूछ रहे थे प्रश्नों को सिंपल, और मैं सिंपल में भी दिमाग लगा दे रही थी जबरन का। फिर मैंने अपने आप को सिर्फ 1 महीने इस चीज के लिए प्रिपेयर किया है कि पहली चीज तो पुराना अनलर्न करो, पुराने तौर तरीके छोड़ो, और परीक्षा की क्या डिमांड है उसको समझो और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करो। क्योंकि पीएससी कठिन नहीं है, पर विद इन टाइम के अंदर कर पाना कठिन है। पीएससी बहुत कठिन परीक्षा है क्या? सिलेबस बहुत कठिन है क्या? नहीं है, पर वो विद इन टाइम के अंदर सिलेबस को करना बिना दिमाग को उलझाए, ये सबसे बड़ा टास्क है। और इसी वजह से वो जो थोड़े से एवरेज बच्चे हो रहे होते हैं ना स्कूल कॉलेज के टाइम पे, वो क्यों निकल जाते हैं जल्दी? वो दिमाग नहीं चलाते और ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं। ये उनकी विशेषता है, बुराई नहीं है, वो ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं। उनको ट्रस्ट हो जाता है कि अच्छा इन्होंने ये होमवर्क दिया है, मुझे कर लेना है, अच्छा मैम ने, टीचर ने, सर ने बोला था यहाँ से यहाँ तक इतना पढ़ना है, वो उसको अच्छे से कर लेते हैं। एग्जाम में आता है प्रश्न, उतना एग्जीक्यूट करके चले आते हैं। उनको नहीं पता इधर का, उनको नहीं पता इधर का, उनको इतना पता है कि इतना मैंने क्लास में पढ़ा था, यहाँ से प्रश्न आ गया है, क्लास में हमने ये पढ़ा था, टिक मारते आगे बढ़ जाते हैं। तो अपन को, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन यहाँ पे दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, एक की तारीफ एक की बुराई कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीख रहे हैं। हम वो चीज अपने अंदर भी तो ला सकते हैं ना, किसी में वो चीज नेचुरली होती है, हम उस चीज को अपने अंदर ला सकते हैं। तो ये चीज अपन को सीखनी है ना। तो ज्यादा खुरापाती दिमाग हर जगह नहीं चलाना है, हमको वकील नहीं बनना है, हमको क्या करनी है? पॉलिटी पढ़नी है। किसके लिए? एमपीपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए भी नहीं पढ़ रहे हैं हम। अभी मार्केट में जो किताबें अवेलेबल है वो पॉलिटी के लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी फेमस किताब है लक्ष्मीकांत,
मैंने आज तक आपको सलाह दी कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो, दी जा सकती है, पर आप उलझ जाओगे। क्यों उलझ जाओगे? क्योंकि उसमें हर एक शब्द को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत प्रेम से समझाया हुआ है। पीएससी में ना तो उतनी रिक्वायरमेंट है, ना तो इतना समय है। दोनों चीजें होती हैं, एक तो रिक्वायरमेंट हो तो समय भी नहीं हो तो भी अपन समय निकालेंगे, और दूसरी चीज समय भी नहीं है कि तुम उतनी मोटी किताब की उतनी बारीकियां समझो, प्रश्न आना है वही सिंपल सा। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है, समझाइए, दोनों में अंतर बताइए। अब आपने पीएचडी कर ली, आर्टिकल 25 में, 26 में, 27 में ऐसा होगा तो सरकार क्या करेगी, अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो सरकार क्या करेगी, आपने सारी पीएचडी कर ली, प्रश्न क्या आया? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर टिप्पणी कीजिए, और आप वो टिप्पणी नहीं कर पाए। अब सोच के देखो, एक इंसान जिसने बिल्कुल दिमाग नहीं चलाया, सब कुछ पढ़ लिया और उसने बढ़िया से छाप दिया और उसको 7 नंबर मिल गए, सफल कौन रहा? सिंपल सी बात है। ये बातें ऑन कैमरा बोलने में या सुनने में थोड़ी ऑकवर्ड लग सकती हैं, क्योंकि इंसान उम्मीद करता है कि मंच पे खड़े रह के बड़ी आदर्शवादी बातें की जाए, पर कायदे से आदर्शवाद अलग है, व्यवहारिक अलग है। और हमारा टारगेट यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि अपने आप को विद्वान साबित करना है ना। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनरली मंच से यहाँ पे पोडियम पे खड़े होके नॉर्मली एक्सपेक्टेशन आप लोगों की, यहाँ बोलने वाला तो बोल देगा, पर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है? थोड़ी सी आदर्शवादी बातें सुने। मैम बोले कि जब तक तुम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ोगे तुम्हारे ज्ञान में इजाफा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, मानती हूँ, पर हमको इजाफा करना ही नहीं है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, प्री निकालना है, मेंस निकालना है। ये बात थोड़ी सी नैरो हो सकती है, बट रियलिटी यही है। हमको अल्टीमेटली यहाँ पर एग्जाम निकालना है और विद इन टाइम निकालना है। सालों साल नहीं है हमारे पास कि साल भर पॉलिटी पढ़ेंगे एक्सपर्ट बन जाएंगे, नहीं है हमारे पास इतना समय, और ना ही हमारी डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूपीएससी करें तो एग्जाम की डिमांड है, करना पड़ेगा, समय हो चाहे नहीं हो, निकालो समय। पर जब हमें लिबर्टी मिली हुई है तो हम उसका फायदा लेना। ठीक, तो आगे बढ़े। ये हुआ आपका धार्मिक, आ जाएगा धीरे धीरे। ये इतना लंबा ज्ञान मैंने इसलिए बांटा है, अपने खुद के उदाहरण भी इसलिए दिए हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार अपन को कोई बोल दे तो ऐसा लगता है यार मैम ने तो कह दिया, मेरे साथ पॉसिबल नहीं है। इतने उदाहरण देने का पर्पज ये है, हाँ, इतने उदाहरण दे के अपनी कहानी बताने का पर्पज सिर्फ इतना ही होता है ताकि आप ये समझ सको कि भाई ये भी यहाँ से निकल चुके हैं, और अगर ये इस नतीजे पे पहुंचे तो क्यों ना मैं इस नतीजे वाली बात को मान लूं। वो चाणक्य ने कहा था ना कि अगर हम अपनी सारी गलतियां खुद करके देखेंगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, तो दूसरों की गलतियों से सीख ले लेते हैं। तो जो गलती मैंने कर दी है आप मत करो, मैंने मतलब तमाम लोगों ने की है, अपन को नहीं करना है। अपन को बिल्कुल विद इन टारगेटेड और बिल्कुल फोकस होकर चलना है, वो घोड़े की तरह, ना इधर ना इधर, सिलेबस सामने है। इसीलिए जो मैंने टोका था कि ये किताब नहीं वो किताब नहीं, क्योंकि हमारा फोकस क्लियर रखना है, और सिलेक्शन होने में नहीं होने में सिर्फ फोकस का फर्क है। नॉलेज सबको भरपूर है, मेरे से बेहतर लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आपसे बेहतर पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और टॉपर से बेहतर नॉलेज रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। पर अल्टीमेटली मायने किसके हैं? जो उस लिस्ट में आ चुके हैं। सिंपल सी बात है। नॉलेज का एक लेवल तक काम होता है, उसके बाद होता है फोकस का, अप्रोच का और कंसिस्टेंसी का। वो जो इंसान मेंटेन सब कुछ एक साथ कर लेता है वो निकल जाता है, वो बैलेंस आना जरूरी है। चलिए आगे बढ़े। अगला अधिकार है आपका फिफ्थ, कौन सा? शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, ये किस किस आर्टिकल में डिफाइन है? अनुच्छेद 29 से 30। ठीक, लिखिए सबसे पहले अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29। ये कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, इसके तहत हितों का संरक्षण, इसके तहत 2 प्रकार के अधिकार शामिल हैं।
और उसे ना ऐसे 2 कॉलम बनाकर लिख लेना। इसके अंदर 2 प्रकार के अधिकार शामिल हैं। जब आप मेन ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ोगे तब उसमें ऐसे 2 प्रकार नहीं दिए गए हैं। उसमें तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी भाषा है, जटिल सी भाषा है, वो अपन उसका निचोड़ निकाल के देख रहे हैं कि उसमें 2 टाइप की बातें कही गई हैं। वो 2 टाइप की बातें कैसी कही गई हैं, उसमें क्या कहा गया है, सिंपल सी बात है। अनुच्छेद 29 ये कहता है जो अल्पसंख्यक लोग होंगे उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार होगा, तथा किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या उसके अल्पसंख्यक होने के आधार पर किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। आम भाषा में कहें तो वो जो पूरा आर्टिकल है ये बात कहता है। अगर आप इसको चीरफाड़ करके देखते हो, तोड़ के देखते हो, तो 2 टाइप की बातें कर रहा है। एक बात कर रहा है वो कॉमन अधिकार की, सामूहिक अधिकार की, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, कोई भी समुदाय जिसकी अपनी एक विशेष भाषा है, लिपि है, वो उसका संरक्षण करता है, कर सकता है। तो ये एक टाइप का अधिकार कैसा हो गया, सामूहिक अधिकार हो गया। और दूसरी बात क्या कह रहा है, उसकी जो दूसरी लाइन है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या अपनी भाषा के आधार पर किसी भी जगह एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा, मतलब शिक्षण संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये किस टाइप की बात कर रहा है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो अनुच्छेद है 28, ये अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है। किसके लिए, शिक्षा की और संस्कृति की सुरक्षा के लिए। वो 2 भागों में नहीं तोड़ता है, हम 2 भागों में तोड़ रहे हैं। ठीक, तो क्लियर है ये चीज। तो 2 भागों में तोड़ के लिख लो, एक तरफ लिख लो सामूहिक अधिकार, एक तरफ लिख लो व्यक्तिगत अधिकार। सामूहिक अधिकार के नीचे लिख लो भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि तथा संस्कृति है, जिसकी अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति है, उसे सुरक्षित रखने का अधिकार है। उस वाले में लिख लो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाँ। जो ये यहूदी वाला आपने पढ़ाया था, यहूदी, मतलब हिंदू, सिख, जैन और हाँ। यहूदी धर्म में ऐसा है कि कोई भी नहीं रखना चाहता। हाँ, तो यहूदी कहाँ लिखवाया? एक तो मतलब बौद्ध, जैन और सिख लिखा है ना अपन ने। सभी धर्मों की बात ही नहीं की है। क्या कंफ्यूज हो, क्या प्रश्न है, अच्छे से बताओ। यहूदी कहाँ से आया? अपन ने कल ये कहा था कि आर्टिकल 25 में जहां हिंदू शब्द आता है तो उसमें मान के चला जाता है कि हिंदू में कौन कौन शामिल है, सिख शामिल है, बौद्ध शामिल है और जैन शामिल है। यहूदी की तो वहां बात ही नहीं है। यहूदी तो भारत का धर्म भी नहीं है ओरिजिनली। कुछ और प्रश्न जो मैं ना समझ पाई हूँ? मतलब ऐसा है कि हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। हाँ, यहूदी धर्म में ऐसा है कि उसे आप नहीं मान सकते। तो भाई वो धर्म की समस्या है ना भाई, समझे नहीं? कोई तो यहूदी रहता होगा इस देश में। हाँ,
तो क्या सरकार ने ये कहा कि कल से तुम यहूदी नहीं रहोगे? ऐसा हुआ क्या? नहीं मैम, ऐसा है कि यहूदी पैदा होते हैं, बनते हैं। हाँ ना, ठीक है, पर यहाँ बात किसकी चल रही है? अंतःकरण की स्वतंत्रता की, कि मतलब सरकार किसी को उस धर्म को पालन करने से वंचित नहीं करेगी। क्या बात समझे? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं कि यहूदी कैसे बनते हैं, हिंदू कैसे बनते हैं, ईसाई कैसे बनते हैं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार, पहला अधिकार है कि हर किसी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। तो जो तुम्हारा दोस्त यहूदी है, तो क्या सरकार ने कभी ये कहा कि कल से तुम हिंदू बन जाओ, तुम यहूदी नहीं रह सकते, भारत में रहना है? तो नहीं ना। तो वो है आर्टिकल 25। अब यहूदी कैसे बनते हैं, ये मुद्दा थोड़ी है मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार का मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि तुम जो भी धर्म मानते हो तुम मान सकते हो, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल उलझना नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। वो क्वेश्चन मत समझो, ज्यादा बेहतर है। चलिए लिखिए, एक प्रश्न आया था एक बार, यूपीएससी में आया था, तो उसको अपन इसी में नोट करके लिख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, लंबा चौड़ा सा वो उनका जो पैटर्न है, कई सेंटेंस बोल देते हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो उनमें से एक सेंटेंस ये था कि भाषा के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है ना? तो नॉर्मली अपन को सुन के क्या लगेगा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं भाषा से स्टेट कर दिया एग्जैक्टली सही कहा आपने, पर मैक्सिमम नॉर्मली गलती ये हो जाती है कि अपन को ऐसा लग जाता है कि यार भाषा के लिए आंदोलन करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या आ गया है? आंदोलन। अगर आपको लगता है कि है तो आप सही थी, पर अगर मान लो आपको ये लगता है कि नहीं ये तो मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। क्योंकि जब भारत में आंदोलन शुरू हुए थे राज्य के निर्माण के लिए, वो भाषा से शुरू हुए थे। आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर हुआ था। कोटी श्रीरामुलु अनशन पे बैठे थे, मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि भाई भाषा के लिए आंदोलन करना तो गलत बात है, क्योंकि आंदोलन गलत चीज है। इस तरह से जो भी मुद्दा पहुंचा होगा, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि अपनी भाषा को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी आर्टिकल 29 के तहत क्या है? मौलिक अधिकार है। क्योंकि ये प्रश्न सेंटेंस से पूछा गया था, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको नोट करके लिख लो। उसी में नीचे नोट करके लिख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अपनी भाषा के संरक्षण के लिए अपनी भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी इसी मौलिक अधिकार में शामिल है। ठीक है, अगला लिख लीजिए, अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30। है ना, भाषा लिपि संस्कृति है ना, तो ये आ सकती है कि आई है, लिखा ना अभी अपन ने? किस में पूछ रहे हो आप? अच्छा, ये सर्वोच्च न्यायालय वाले में। तो नॉर्मली लिपि और संस्कृति के लिए तो आंदोलन होते नहीं है ना, नॉर्मली भाषा के लिए हुए हैं, और उनने जो निर्णय दिया वो भाषा के लिए दिया, तो वो तो ऑब्वियसली बात है, जब ऐसा केस बनेगा तो उसमें शामिल माना जाएगा। पर जैसे क्या होता है ना, बिल्कुल हो सकता है इनडायरेक्टली। पर अभी अपन ने बात क्या की, मान लीजिए जब किसी ने कुछ कहा होता है तो हम उसी के शब्दों को लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, जैसे मान लो मैंने कहा कि कल क्लास नहीं लगेगी, तो बाद में मान लीजिए मैनेजमेंट से ये डिसाइड हो जाए कि क्लास लगेगी, मान लीजिए, तो बाद में क्या ये कहोगे आप कि प्रगति मैम ने कहा था क्लास लगेगी? नहीं ना, भले क्लास लगेगी, पर आप जब मेरा वाक्य बताओगे तो मेरा वाक्य क्या बताओगे कि मैंने क्या कहा, क्लास नहीं लगेगी। कहने का मतलब ये, गांधी जी ने कहा था करो या मरो, तो वो गांधी जी ने कहा था। अब वो कितने सही थे गलत थे, आलोचना दुनिया का विवाद अपन वहां करते हैं क्या? नहीं, जो कहा था उस चीज को एज इट इज लिया जाता है, फिर उसमें तमाम बातें इंक्लूड हो जाती हैं। अब अपन जब सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई भाषा वाला ऐसा इसके तहत माना जाएगा, तो सिंपल सी बात है, उनने जो कहा वही माना जाएगा। कल को जब कोई मुद्दा आएगा तब वो फिर व्याख्या कर देंगे कि भाई वो संस्कृति का अधिकार भी इसके अंतर्गत शामिल है। प्रोसेस धीरे धीरे चलती है ना। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय इन्हीं आधारों पर तो देते हैं कि पहला निर्णय क्या दिया है, तो बात सही है आपकी कि वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, बट अभी होने जैसी सिचुएशन बनी नहीं।
नौबत अभी नहीं आई है, कभी आएगी तो सर्वोच्च न्यायालय कह देगा कि हाँ भाई ठीक है, हम ऑलरेडी ये जजमेंट दे चुके हैं, उसको भी इसी में शामिल माना जाए, तो उस पर उसमें लागू हो जाएगा। ठीक, अगला लिखिए आर्टिकल 30। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार है। शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है तथा राज्य द्वारा ऐसे संस्थानों को सहायता प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित एक केस लिख लीजिए। केस क्या था क्यों था से मतलब नहीं है, कभी प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ सकता है कि ये वाद किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो उसके हिसाब से लिख लो आप संबंधित वाद या संबंधित केस। सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा, सेक्रेटरी एमपीपीएससी में नहीं आया है पर ये किसी एग्जाम में आ चुका है, किसी अदर स्टेट के में। सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा, पूरा नाम है क्या? सीरियन कैथोलिक कॉलेज, सीरियन कैथोलिक कॉलेज वाद या केस 2007 का है ये। कभी अगर सिंपल प्रीलिम्स में आ जाए तो आपको पता रहेगा कि ये इससे संबंधित है ना, या कभी अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित टिप्पणी करने के लिए आ जाए तो आप उसमें एक संबंधित केस डाल के उसमें लिख सकते हो, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब केस क्या था क्यों था अपन को बिल्कुल जरूरत नहीं है जानने की। ठीक, तो अल्पसंख्यक अधिकारों का मतलब आप समझे, धार्मिक स्वतंत्रता में जो संस्था स्थापित करने की बात की गई थी वो धार्मिक संस्था की बात थी, है ना। उसमें वो शिक्षण संस्थाएं भी हो सकती हैं, कैसी भी संस्थाएं हो सकती हैं। इसमें स्पेशली बात किनकी चल रही है? शिक्षण संस्थाओं की, जो कि कौन स्थापित करेगा? कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग। अब वो अल्पसंख्यक धर्म के हिसाब से भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, भाषा के हिसाब से भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यहां पर भी एक बार आप 7 मार्कर लिख के देखना। ठीक है, एक 7 मार्कर मैंने आपको उसमें बोला था धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का, एक 7 मार्कर आप इसका भी प्रैक्टिस करना। आप उसमें ऐसा लिखिए, थोड़ा सा प्रश्न को अपन वो कर देते हैं ट्विस्टेड। मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित एक सेकंड से संबंधित क्या प्रयास किए गए हैं। मेरे पास ना लिखा नहीं होता है, तो अगर मैं अगर पिछला सेंटेंस बोलूंगी तो मैं आगे का भूल जाऊंगी, तो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने दिया करो। हो गया? हाँ, अब क्या कहाँ से छूटा मैम आपका? एक बार उनको रिपीट कर दो। कुल मिला के मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित क्या प्रयास किए गए। तो ये प्रश्न वही है, या तो ये प्रश्न सिंपल आ सकता है कि शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार की व्याख्या कीजिए, पर सिंपल तो आएगा नहीं। तो वो इन्हें भले ही ऐसे घुमा के पूछ लें, तो सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि इससे संबंधित क्या, शिक्षा और संबंधित अधिकार एक मौलिक। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करोगे कि शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा करता है। प्रश्न यही था।
तो उसका उत्तर अपन ने दे दिया। अब इसके बाद अपन व्याख्या कर देंगे क्या, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 और 30 शामिल है। फिर आर्टिकल 29 की व्याख्या कर देंगे, आर्टिकल 30 की व्याख्या कर देंगे, संबंधित केस उसका नाम लिख देंगे, 7 मार्कर खत्म। तो आप इसको लिखकर देखेंगे। हाँ बिल्कुल, 11 देखो 11 लाइन है तो आप पूरा भी लिख दोगे तो आ जाएगा। टैग लाइन अकेले की जरूरत, क्योंकि 2 ही तो आर्टिकल है। आप इसमें 2 लाइनों में इंट्रोडक्शन दोगे, आर्टिकल 29 लिखोगे, इसमें 2 अधिकार हैं, वो और वो बताओगे दोनों वहीं पे पार्ट में, तो वो तो वैसे ही वहां आ जाएगा, 2-3 लाइनों में खत्म हो जाएगा। अगला आर्टिकल 30 बताओगे, वैसे ही लाइनें बच जाएंगी। तो शॉर्ट में क्यों बताना है? शॉर्ट में अपन वहां बताए ना जहाँ पे कंटेंट ज्यादा है और स्पेस कम है। इसमें तो ऑलरेडी 2 ही तो आर्टिकल है, बड़े आराम से बता सकते हो। बस प्रश्न की शुरुआत बदल जाती है। मान लीजिए जब बोला जाए कि सिंपल किसी इसी को ले लो, मान लो अगर इसकी भाषा ऐसी होती कि शिक्षा तथा संस्कृति संबंधित अधिकार की व्याख्या कीजिए या प्रावधान को स्पष्ट कीजिए, तब आप सिंपल लिख दोगे क्या, प्रावधान, अनुच्छेद 29 का प्रावधान, अनुच्छेद 30 का प्रावधान। पर प्रश्न थोड़ा सा घुमा के है तो उसकी शुरुआत भी थोड़ी सी प्रश्न से रिलेटेड हो जाए। उसने प्रश्न में क्या है कि इससे संबंधित क्या व्यवस्था की गई है, क्या प्रयास किया गया है, तो हम बता देंगे कि इसके लिए मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है, शिक्षा संस्कृति संबंधित अधिकार, जिसके प्रावधान अनुच्छेद 29 और 30 में शामिल है। खत्म बात। इसके बाद 29 को बता दिया, 30 को बता दिया, खत्म। ठीक, तो लिख के देखेंगे। नहीं, यहाँ से संभावना नहीं है। क्या मैं इंट्रो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने अभी दोनों उदाहरण दिए तो तुम्हें, अभी मैंने कहा प्रावधान स्पष्ट कीजिए, तो कहा मैंने बोला उसमें इंट्रो के लिए? नहीं, सीधा प्रावधान लिखो, काम खत्म। पर जब प्रश्न ही ऐसा शुरू हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही मैं बोलूं तुम्हारा नाम, तो तुम सीधा क्या बोलोगी, श्रद्धा। मैं तुमसे बोलूं कि आप खड़े हो जाइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो तुम्हारा बताने का तरीका बदल जाएगा ना। मैं बोलूं तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम, तो तुम क्या करोगे, फटफट फटफट अपना नाम लेते चले जाओगे। और मैं कहूँ आप खड़े हो जाइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, वही इंट्रोडक्शन बताने का तरीका बदल जाएगा ना। अगर प्रश्न कह रहा है कि इसके प्रावधान को स्पष्ट कीजिए, तो हम सीधा शुरुआत कहाँ से कर देंगे, प्रावधान को स्पष्ट करने से। फिर बाकी तमाम बातें अपन बाद में बता देंगे। पर प्रश्न की शुरुआत ही ऐसे हो रही है कि बताइए भाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए क्या प्रयास किया गया है, तो शुरुआत अपन कैसी, फिर इंट्रो से करेंगे। तो डिपेंड करता है प्रश्न कैसा है उसके हिसाब से। कारण क्या है, वैसे तो कायदे से आदर्श रूप से इंट्रो होना चाहिए, पर क्योंकि 7 मार्कर में इतना स्पेस नहीं है, 10 मार्कर में हमेशा शामिल करना है इंट्रो भी और कंक्लूजन भी। 7 मार्कर में अपन इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि कंटेंट ज्यादा है, जगह कम है। सब कुछ करोगे तो कैसे चलेगा, तो जहां जरूरी है वहां डालेंगे, जहां जरूरी नहीं है वहां नहीं डालेंगे। ठीक है, चलिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 32। इनिशियल थोड़ा सा लिख के छोड़ देते हैं क्योंकि समय हो गया है, फिर कल अपन इसकी सारी रिटें और उसको समझ लेंगे। जो बिना समझे लिखने वाला काम है उतना तो थोड़ा सा लिख के छोड़ देते हैं। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अपन ने जो मौलिक अधिकारों की प्रकृति पढ़ी थी कि क्या है वो, न्यायोचित, मतलब हाँ, उसका हनन होने पर न्यायालय की सहायता ली जा सकती है। तो ये भी हमारा मौलिक अधिकार है जो किसमें डाला गया, आर्टिकल 32 में। मतलब इनका न्यायोचित होना भी अपने आप में एक मौलिक अधिकार है जो कि शामिल किया गया है आर्टिकल 32 में। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था इसको संविधान की आत्मा, जबकि संविधान की आत्मा बहुत सारे लोगों ने किसको कहा है, प्रस्तावना को। पर अगर कभी पूछा जाए B.R. अम्बेडकर जी ने किसको कहा है, तो आर्टिकल 32। इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, फिर अपन कल देख लेंगे। लिखिए आर्टिकल 32, अरे बोल रही हूँ ना, सुनो तो मेरी बात है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गई है, अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सीधे न्यायालय की शरण ली जा सकती है। हनन होने पर सीधे
न्यायालय की शरण ली जा सकती है। ठीक है, अब कल कर लेंगे अपन इसका पूरा। इसके अंतर्गत 5 रिटें जारी होती हैं, तो वो रिटें क्या होती हैं वो सब अपन कल इसको आर्टिकल 32, 33, 34, 35 कल अपन मौलिक अधिकार कुल मिला के फिनिश कर देंगे। तो फिर अपन वहाँ पे डीपीएसपी और वो सब शुरू करेंगे। ठीक है। हम तो अभी अपन कितना नीचे है ये क्लास कंपटीशन नहीं, इतना कंपटीशन काफी है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है।